हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन के यूनिट 10 जिसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ये लास्ट यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें सभी टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट ट्रेनिंग साइकिल, जिसमें साइकिल आपकी माइक्रो है, मेसो है एंड मैक्रो है। लास्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ इंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। ये सारी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो हम पहले टॉपिक की तरफ चलेंगे। जो पहला टॉपिक है आपका, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स में टैलेंट को खोजना, टैलेंट की पहचान करना, प्रतिभा की पहचान करना और उसका विकास करना, डेवलपमेंट करना। तो इसके बारे में एक मैं डेफिनेशन आपको बता दूं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की। देखिए, टैलेंट के बारे में एबर्ट एबर्ट और कॉलिंस का क्या कहना है। एबर्ट एंड कॉलिंस के अनुसार टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स एंड attempt to predict the future capacity of performance of an individual। देखिए, इनका कहना है किसी व्यक्ति के खेल प्रदर्शन को देखकर, यानी किसी व्यक्ति या किसी स्पोर्ट्स पर्सन के खेल प्रदर्शन को देखकर उनके भविष्य क्षमताओं को जानना, यानी हम किसी प्लेयर की खेल क्षमता को देखकर हम ये अनुमान लगाएं कि फ्यूचर में अच्छा प्लेयर बन सकता है। इसी को हम बोलते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, और ये डेफिनेशन दी है एबर्ट एंड कॉलिंस की। तो आप समझ गए होंगे इसमें इन्होंने क्या कहा है। अब देखिए, इसमें कुछ की वर्ड्स भी आपको समझने पड़ेंगे, क्या क्या की वर्ड्स हैं। देखिए, अगर किसी का टैलेंट पहचानना है स्पोर्ट्स में, उसकी प्रतिभा को पहचानना है, तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को भी ध्यान रखना चाहिए। यानी उसकी हाइट और वेट और बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको गेम का सिलेक्शन देना चाहिए, ताकि उनका जो टैलेंट है, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, और अपने बॉडी स्ट्रक्चर के साथ या हाइट और वेट के साथ उसका बेनिफिट ले सकें। जैसे कि कोई अच्छा हाइट का प्लेयर है तो उसको बास्केटबॉल या वॉलीबॉल ऐसे गेम्स में उसको भेज सकते हैं, या बहुत अच्छा कोई वेट लिफ्टर है, वेट गेन कर सकता है, तो ऐसे वेट वाले गेम्स में उसको भेजना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को भी देखना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, एजिलिटी से भी, और उसके फिटनेस लेवल से भी उसको जज करना चाहिए, उसके टैलेंट को, उसकी प्रतिभा को। नेक्स्ट देखिए, हेल्थ हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए हेल्थ एंड हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान रखें, यानी उसका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, मसल्स फाइबर्स कैसे हैं, स्लो ट्विच मसल्स फाइबर हैं या फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर्स हैं। तो स्लो ट्विच मसल्स फाइबर जो होती हैं वो इंडोरेंस में हेल्पफुल होती हैं। जो फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर हैं वो स्ट्रेंथ और स्पीड में अच्छे होते हैं, स्ट्रेंथ और स्पीड वाले गेम्स में अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से उनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी मैं जैसे बताऊं, जैसे उनकी परफॉर्मेंस इन कंपटीशन में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ये सारी चीज़ें देख के हम प्रिडिक्ट करें कि वो फ्यूचर में कैसे प्लेयर्स बन सकते हैं। देखिए, कुछ ये 5 स्टेजेस बताए गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको बता दूं, ये 5 स्टेजेस बताए गए हैं कि किस तरीके से हमें फॉलो करना है, यानी टैलेंट को पहचानना है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना है, उसको डेवलप करना है। पहले देखिए क्या लिखा है, टैलेंट डिटेक्शन। टैलेंट डिटेक्शन में लिखा गया है कि हम टैलेंट का पता लगाना है, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, करंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, स्पोर्ट्स में उसका क्या रुझान है, कैसा उसकी रुचि है, उसके अकॉर्डिंग उसको उसका पता लगाना है। दूसरा देखें, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी आप प्रतिभा की पहचान भी करनी है हमें कि वो जो प्रतिभा है, जो उसके अंदर कैपेसिटी है, वो कितनी कैपेबल है वो किसी गेम में जाने के लिए, और फ्यूचर में वो क्या कर सकता है। फिर टैलेंट डेवलपमेंट, देखिए टैलेंट को डेवलप भी करना है, लर्निंग कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं उसकी, वो गेम्स में क्या क्या सीख सकता है, आगे कैसे जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए, फोर्थ में है टैलेंट सिलेक्शन। टैलेंट्स का सिलेक्शन भी ज़रूरी है,
यानी खेल प्रदर्शन के अनुसार खिलाड़ियों को उच्च स्तर के खेल प्रतियोगिताओं में चयन करना चाहिए। अब उनका चयन ऊपर गेम्स में, यानी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर है तो उसका स्टेट लेवल, या स्टेट लेवल प्लेयर है तो उसका नेशनल लेवल पे कंपटीशन पे चयन होना चाहिए, जिससे उसका मनोबल और बढ़ता है और उसको और अच्छे मौके मिलते हैं। इसके बाद लास्ट में है टैलेंट ट्रांसफ़र। टैलेंट का ट्रांसफ़र भी करना, यानी अब एक गेम से दूसरे गेम में स्थानांतरण करना या ट्रांसफ़र करना, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि ताकि वो एक गेम के साथ जुड़ा रहे और दूसरे गेम में भी कनेक्ट रहे, दूसरे गेम्स की स्किल्स सीख के उस गेम्स में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो गेम्स के अंदर ये 5 जिस स्टेजेस बताए गए हैं डेवलपमेंट के लिए, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद कुछ मैंने बताया था अभी, जैसे कि इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी देख लीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जैसे टैलेंट को पहचानने के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या घटक हम बोल सकते हैं, कौन कौन से ऐसे घटक हैं। जैसे इसमें देखिए लिए फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, यानी उसकी फिजिक्स देख के, फिजिकल एट्रीब्यूट्स देख के, फिर साइकोलॉजिकल, इसी तरह अलग अलग चीज़ों से उससे पहचान हो सके। ठीक है, इसके बाद देखिए साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड एट्रीब्यूट्स के उसकी मनोदशा को देखकर हम समझें। ठीक है, उसके देखिए टेक्निकल एट्रीब्यूट्स को देख के, यानी वो कितना, देखा जाए तकनीकी रूप में कितना अच्छा है, स्किल्सफुल में वो कितना है। फिर रिजल्ट देख के, है ना, फिर इंटॉजिबल के रूप में देखकर, यानी इंटेलिजिबल का मतलब होता है, इंटेलिजिबल का मतलब हुआ यहाँ पे सफलता पाने हो जो कुछ गुण होने चाहिए। यानी आपको पता होगा एट अ टाइम प्लेयर्स अपनी रणनीति चेंज करते हैं गेम्स के दौरान, तो ये सारे कुछ टैलेंट पहचानने के कंपोनेंट्स हैं, तो उनको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट ट्रेनिंग। अब स्पोर्ट ट्रेनिंग कहते किसको है? देखिए, स्पोर्ट ट्रेनिंग में मैथ्यू की डिफिनेशन इजी है। देखिए मैथ्यू क्या कहते हैं। मैथ्यू का कहना है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक स्पोर्ट पर्सन। किसी स्पोर्ट पर्सन के द्वारा बेसिक प्रिपरेशन करना, उसको स्पोर्ट ट्रेनिंग करना है। जैसे कि कोई कंपटीशन के लिए वो अपनी तैयारी करे, अगले कंपटीशन के लिए तैयारी करे। कोई अगर क्रिकेट का प्लेयर है तो वो अपनी बेसिक प्रिपरेशन जो कर रहा है उस कंपटीशन से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको हम स्पोर्ट ट्रेनिंग किस कैटेगरी में रखेंगे। तो आप समझ गए होंगे, स्पोर्ट ट्रेनिंग इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी करना, बेसिक तैयारी करना किसी टूर्नामेंट के लिए। ट्रेनिंग किसी बेसिक टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग के ही पार्ट में आता है, उसको हम स्पोर्ट ट्रेनिंग बोलते हैं। अब स्पोर्ट ट्रेनिंग में आगे जब हम बढ़ेंगे तो स्पोर्ट ट्रेनिंग में आपको कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है। जैसे स्पोर्ट ट्रेनिंग के जो कुछ पीरियड्स होते हैं, इसमें 3 पीरियड बताए गए हैं, एक प्रिपरेटरी पीरियड, एक कंपटीशन पीरियड और तीसरा ट्रांजिशनल पीरियड। इसको ऑफ सीजन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ सीजन किस सेशन को, किस पीरियड को बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। जो ट्रांजिशनल पीरियड है, देखिए ट्रांजिशनल पीरियड में हम क्या क्या तैयारी करते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड में यहाँ आप देख सकते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड में, इस पीरियड में हम प्लेयर की फिजिकल फिटनेस और स्किल एफिशिएंसी तैयार कर, उसकी एफिशिएंसी को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं प्रिपरेटरी पीरियड में। अब प्रिपरेटरी पीरियड के फर्स्ट फेज में देखिए क्या क्या करते हैं, जनरल एबिलिटीज़ को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ और इंडोरेंस आता है। ये 4 to 6 मंथ की प्रैक्टिस के बाद आता है। देखिए दूसरा, इसमें देखिए दूसरा फेज, सेकेंड फेज जो है, इसमें आप देख सकते हैं जो सेकेंड फेज है उसमें हम स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस, यानी गेम से रिलेटेड, जैसे जो कोई गेम, जो जिस गेम में के लिए वो तैयारी कर ले, उसकी बेसिक स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस एबिलिटीज़ को हम बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। इसके बाद जो थर्ड फेज़ है आपका, वो थर्ड फेज़ में हम स्ट्रैटजीज बनाते हैं, रणनीतियाँ, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें कोशिश करते हैं, ताकि वो तैयार करने की कोशिश करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं प्लेयर्स की, ताकि वो अपने गेम को अच्छे से खेल सके। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रिपरेटरी पीरियड। प्रिपरेटरी पीरियड के 3 फेज़ हैं, देखिए पहला फेज़, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़। तीसरे फेज़ में हम रणनीति बनाते हैं, दूसरे फेज़ में स्पेसिफिक फिटनेस एबिलिटीज़ को पढ़ते हैं, और जो पहला फेज़ है उसमें स्ट्रेंथ और इंडोरेंस रिलेटेड जैसे एबिलिटीज़, जनरल एबिलिटीज़ को पढ़ते हैं। इसके बाद जो सेकंड है वो जो
पीरियड है उसको हम कंपटीशन पीरियड बोलते हैं। कंपटीशन पीरियड में जनरली जो प्लेयर है वो कंपटीशन खेलते हैं, यानी टूर्नामेंट्स खेलते हैं। इसमें वो अपनी परफॉर्मेंस, ऊंची परफॉर्मेंस दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं, यानी पहले उन्होंने प्रिपरेशन किया, फिर कंपटीशन की तरफ चले गए। तो कंपटीशन में वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपटीशन पीरियड। और तीसरा जो है ट्रांजिशनल, जिसको ऑफ सीजन बोला, ये रिलैक्सेशन पीरियड होता है, रिलैक्स करने का पीरियड होता है। इसमें वो जितना भी स्ट्रेस अभी तक ले चुके हैं उसको कम करने का प्रयास करते हैं और रिलैक्स करते हैं, अपने जो भी तनाव है या ट्रेनिंग के दौरान होने वाली थोड़े बहुत थकावट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखिए जो ट्रेनिंग साइकिल्स हैं, जो ट्रेनिंग साइकिल्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होती है इसमें देखिए लिखा है मैक्रो, दूसरी होती है मेसो, और तीसरी जो है वो है माइक्रो। आप देख सकते हैं माइक्रो है, मेसो है, और पहली वाली इसमें है मैक्रो। ठीक है, माइक्रो साइकिल कैसे है, ये वार्षिक प्लान बनाया जाता है। जैसे कोई प्लेयर किसी गेम्स के लिए अपने आप को तैयार करे और वो वार्षिक प्लान बनाए, यानी एनुअल प्लान बनाए, वर्ष के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। यानी जो ट्रेनिंग पीरियड होगा, जो ट्रेनिंग साइकिल्स होगा, वो ट्रेनिंग साइकिल वर्ष के अकॉर्डिंग बनाए। जो अभी हमने पीछे पढ़ा वो पीरियड्स थे, उसमें जैसे कि वर्ष में हम किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और वर्ष के कंपटीशन के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को तैयार किया था। इसमें आपको वर्ष का पूरा प्लान बनाना है। वर्ष में जैसे कि उसमें जैसे पहले आपने उसमें पढ़ा था कि सबसे पहले हम प्रिपरेटिव पीरियड में जाएंगे, फिर कंपटीशन पीरियड में भी जाएंगे, फिर ट्रांजिशनल पीरियड में जाएंगे। इसी तरह अगर माइक्रो साइकिल्स की बात करें तो माइक्रो साइकिल्स में हम एनुअल प्लान बनाएंगे। एनुअल साल में किस तरीके से अपने आप को हम तैयार करें। देखिए इसमें लिखा भी है, इसके 3 पेजेस हैं, प्रिपरेटरी पीरियड, कम्पिटिटिव पीरियड्स एंड लास्ट में ट्रांजिशनल पीरियड। इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे वर्ष के प्लान को, वर्ष में कैसे ट्रेनिंग करें। दूसरा है आपका मेसो साइकिल्स। मेसो जो साइकिल्स है, मेसो साइकिल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2 से 6 वीक का प्लान होता है। आप देख सकते हैं इसको 2 to 6 वीक्स का ये प्लान होता है। और इस प्लान में 2 to 6 वीक्स के प्लान में वो पूरी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं और गेम के लिए चले जाते हैं, गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो लास्ट वाला है वो है माइक्रो। जो माइक्रो है वो सबसे कम अवधि की ट्रेनिंग प्लान है, प्रशिक्षण प्रोग्राम है। वो कितने दिन का है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीक का प्रोग्राम है, यानी ये हो सकता है 2 से 10 दिन का ट्रेनिंग प्लान हो। इसको बोलते हैं 2 से 10 या वीक का प्लान बोलते हैं। 1 वीक में अपने आप को तैयार करना है, इसको माइक्रो साइकिल ट्रेनिंग बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा साइकिल्स 3 तरीके की होती हैं। एक होती है मैक्रो, आप तो सबसे पहले देख सकते हैं, फिर मेसो, फिर माइक्रो। तो जो माइक्रो वो सबसे कम अवधि की है, ये वीक में बनाई जाने वाली ट्रेनिंग प्लान है। और जो मेसो है वो 21 दिन से लेके 42 दिन के 21 दिन से लेके 42 वीक्स के लिए है। ठीक है, आप देख लीजिए वीक में होगा ये। और जो सबसे पहला वाला है यानी कि मैक्रो है, ये वार्षिक प्लान के अकॉर्डिंग है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, अगर मैंने कहीं इसमें रॉन्ग बताया हो तो इसको एक बार करेक्ट कर लीजिए। 2 to 6 वीक है, और ये केवल 1 वीक है, यानी 7 दिन का। 2 से 10 दिन भी बोलते हैं कहीं कहीं, लेकिन 2 से 7 दिन, 2 से 10 दिन का मेनली होता है। और ये वार्षिक 1 साल का 365 दिन का प्लान बनता है ट्रेनिंग का। ठीक है, इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहते हैं किसको है, स्ट्रेंथ फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स है। एक स्ट्रेंथ क्या है, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है। और स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, यानी मसल्स का प्रतिरोध करना, रेजिस्ट करना, इसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ गई, प्रतिरोध करने का सामना, मांसपेशियों का प्रतिरोध करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बेसिकली हर गेम में रिक्वायर्ड होती है, हर गेम के लिए डिपेंड होती है। आप देखिए इसके टाइप्स, देखिए इसके 2 टाइप्स हैं, मेनली 2 टाइप्स हैं, एक है डायनेमिक और एक है स्टैटिक। मैं आगे की तरफ करके वीडियो आपको बताए, आगे की तरफ है स्टैटिक। ये 2 टाइप हैं, लेकिन जो डायनेमिक है उसके 3 पार्ट और भी हैं। देखिए यहाँ पे आप जब हम डायनेमिक पढ़ेंगे इसके टाइप्स में, तो देखिए डायनेमिक ये टाइप ऑफ स्ट्रेंथ हो गया। तो पहले हमने पढ़ा डायनेमिक के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, मैक्सिमम, एक्सप्लोजिव एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो डायनेमिक है क्या, डायनेमिक का मतलब होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। और आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ, आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब हुआ सेम,
और टोनिक का मतलब हुआ TONIC का मतलब हुआ टेंशन, सेम टेंशन, जहाँ पे मसल्स पे सेम टेंशन आए उसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक, यानी कि जहाँ पे मूवमेंट होता हो, रिलेटेड टू मूवमेंट। देखिए इट इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट, जैसे पुशअप्स कोई करे, पुलअप्स करे, तो इसमें आपको डायनेमिक स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो अब इसके 3 पार्ट हैं, एक है मैक्सिमम, एक है एक्सप्लोजिव और तीसरा है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। अब हम बात कर लेते हैं पहले वाले की। जो पहला आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब होता है अधिक, मैक्सिमम मतलब समझ रहे हो, मैक्सिमम का मतलब जो अंतिम हो, अंतिम स्ट्रेंथ है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब अत्यधिक या सबसे अधिक, है ना। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि मैक्सिमम इट इज़ द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, जहाँ पे वर्क हम करें और वहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो, अधिकतम प्रतिरोध हो, अवरोध हो, वह शक्ति अधिकतम अवरोध के प्रति जो हम शक्ति करते हैं, रति या वर्क करते हैं, उसको हम बोल रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल से आप ज़्यादा इसको समझें, जैसे वेट लिफ्टिंग में वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस करते हैं मसल्स में, जैसे कि हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जैवलिंग थ्रो, ये सारे एग्जांपल हैं। अगला एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव का मतलब होता है विस्फोटक शक्ति, और विस्फोटक शक्ति किस में ज़रूरत होगी, ये इसका में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। इसमें हाई स्पीड का क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हाई स्पीड स्ट्रेंथ किससे रिलेटेड है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। तो जहाँ पे हाई स्पीड हो और वहाँ पे रेजिस्टेंस हो मसल्स में, तो ऐसे गेम्स आप समझ सकते हैं जैसे कि लॉन्ग जंप करना, है ना, या फिर हम बोलें हाई जंप करना, या जैवलिंग थ्रो करना। सर इसमें मैक्स एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी मसल्स को। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो इसका टाइप है डायनेमिक का, उसका नाम है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस एबिलिटी। इसमें स्ट्रेंथ भी है और इंडोरेंस भी है। इंडोरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति से है। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्ट्रेंथ इंडोरेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। फटीग का मतलब होता है थकावट होना, थकान होना। थकान की कंडीशन में भी रेजिस्टेंस प्रतिरोध करना, मसल्स का प्रतिरोध करना, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ इंडोरेंस। जैसे कि बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि रोड साइकिलिंग, स्विमिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, उसमें स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों चाहिए। इसके बाद सेकेंड टाइप जो मैंने आपको बताया था स्टैटिक स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ के 2 पार्ट हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक वाला जो सेकंड वाला टाइप है उसका मतलब होता है आइसोमेट्रिक। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। आइसो का मतलब होता है सेम, और मैट्रिक जो वर्ड है इसमें जुड़ा है, मैट्रिक का मतलब हुआ लेंथ, जहाँ पे लेंथ चेंज ना हो, यानी कि वॉल को जैसे पुश करना। अगर हम वॉल को, अगर कंक्रीट की कोई वॉल है उसको हम पुश करें, कितना भी धक्का दें वो अपनी जगह पे रहेगी। और वो जगह पे रहने का मतलब है कि वहाँ पे वर्क शून्य हुआ, काम तो कोई नहीं हुआ क्योंकि वॉल तो वहीं पे है, लेकिन हम ताकत लगाए रहे, और वो जो हम ताकत लगा रहे हैं वो मसल्स का प्रतिरोध कहलाएगा, और वो स्टैटिक स्ट्रेंथ के अंदर गए। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल टू अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन सिंगल पोजीशन या स्टैटिक पोजीशन। इसको डायनेमोमीटर से हम मापते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो डायनेमोमीटर, और ये सीधे तौर पे हमें दिखता भी नहीं है, क्योंकि जब हम वॉल को धक्का दे रहे होंगे तो वो आपको दिख नहीं रहा होगा कि वो वर्क हो रहा है। जैसे अगर हम वेट लेके खड़े हों तो मसल्स का जो साइज़ है वो भी चेंज नहीं होगा, और डायरेक्टली हमें साफ साफ नज़र भी नहीं आएगा कि वो वर्क हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इम्प्रूविंग मेथड भी आपको पढ़ना है। इम्प्रूविंग मेथड ऑफ स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के 3 बेसिक मेथड हैं। देखिए इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। अब टाइप में भी हमने पढ़े थे कि आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। टाइप और इम्प्रूविंग मेथड हैं तो लगभग एक ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है सभी। अब इम्प्रूव करने के जो मेथड हैं, इम्प्रूविंग मेथड ऑफ स्ट्रेंथ, उसमें पहला है आइसोमेट्रिक जो है वो सीधे तौर पे दिखाई नहीं देती है। ऐसी एक्सरसाइज जो सीधे तौर पे नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होते हैं,
और सीधे से आप ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इम्प्रूविंग मेथड है, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वॉल को पुश करना, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि वॉल को अगर हम पुश करेंगे तो वो सीधे तौर पे नहीं दिखेगी, लेकिन वर्क यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट होना, जो वर्क डन का मतलब हुआ कि फोर्स और डिस्टेंस मूव्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस पोस्चर में व्यक्ति है, पुशअप की पोस्चर में है, या इस पोस्चर में है, ये नौका आसन के प्रोसेस, और ये इस तरीके की, इसमें स्ट्रेंथ लग तो रही है लेकिन वो सामने से हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, या वॉल को पुश करना है। इसके बाद आइसोटोनिक, देखिए आइसोटोनिक में जो एक्सरसाइज है आप देख सकते हैं यहाँ पे, आइसोटोनिक में जो एक्सरसाइज होंगे वो विजुअल होंगी। ठीक है, आइसोटोनिक एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आइसोटोनिक में हमें जो मूवमेंट दिखाई देंगे, तो ऐसे जो मूवमेंट, जो ऐसी जो एक्सरसाइज हैं जो सीधे तौर पे हमें दिखाई देती हैं, सीन डायरेक्टली। ठीक है, तो आप जो समझ गए, जिसमें मसल्स, आइसोटोनिक्स एक्सरसाइज टोन अप द मसल्स, मसल्स को टोन भी करते हैं, टोन अप करते हैं, और मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, और ये ज़्यादा देखा जाए तो उससे अच्छी है, आइसो मैट्रिक्स से अच्छी है आइसोटोनिक, क्योंकि इसमें मसल्स का वर्कआउट होता है, उसमें टोन अप होता है, और इसमें लगातार टेंशन रहती है मसल्स में, उसका नाम आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, और टोनिक का मतलब टेंशन, लगातार टेंशन रहती है, उठाना है उसको, नीचे रखना है। फिर डंबल्स में ऐसा होता है बहुत सारे। अब आइसोकैनेटिक की बात करें, जो थर्ड इसका इम्प्रूव मेथड है, आइसो का मतलब होता है सेम, और कैनेटिक का मतलब हुआ मशीन या मोशन। देखिए सेम मोशन बोल सकते हैं। देखिए ये मशीन्स में होने वाली एक्सरसाइज है, मेन डिजाइन जो किया गया है आइसोकैनेटिक को, वो मशीन पे डिज़ाइन किया गया है। देखिए लिखा भी है, आइसोकैनेटिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशली डिजाइन मशीन, मशीन पे किया गया है। पेरिन ने 1968 में इसको डेवलप किया था, और ये मशीन्स की हेल्प से किया जाए, जैसे साइकिलिंग, आप देख सकते हैं साइकिलिंग, साइकिलिंग एक सिंपल एग्जांपल। और बहुत सारी मशीनें हैं, जिसमें आप जिम में जाते हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, तो उन मशीन के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं, उसमें मूवमेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये एक पिक्चर मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब है मसल्स का प्रतिरोध करना। ठीक है, मसल्स हम जब कोई वर्क करते हैं तो मसल्स पे प्रतिरोध करते हैं, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, डायनेमिक, स्टैटिक। और जो डायनेमिक है उसके तीन पार्ट हैं, मैक्सिमम, एक्सप्लोजिव और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो है एंडोरेंस। एंडोरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन एनी एक्टिविटी। एंडोरेंस का मतलब होता है किसी एक्टिविटी को सस्टेन यानी लंबे पीरियड तक परफॉर्म करने की जो क्षमता है किसी भी एक्टिविटी को। जैसे कि कोई लॉन्ग रेसर है, वो बीच में ना थके और पूरी रेस को कंप्लीट कर ले, तो जो लॉन्ग रेसर रेस को कंप्लीट कर ले, इस क्षमता को हम एंडोरेंस बोलते हैं। बिना थके अपनी कैपेसिटी, अपने मूवमेंट में बने रहना, थकावट के भी समय, उसको हम बोलेंगे एंडोरेंस। एंडोरेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। एंडोरेंस अगर किसी के पास बहुत अच्छा है तो लॉन्ग रेसेस के लिए वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रेसेस में थकावट आती है और थकावट के समय परफॉर्मेंस गिरती है। लेकिन एंडोरेंस अच्छे होने से क्या होता है कि हम वो परफॉर्मेंस अच्छे से परफॉर्म करते हैं और अपनी एक्टिविटी को, अपने रेस को पूरा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप की। देखिए इसके बेसिक 2 टाइप्स हैं। एक जो टाइप है टाइप्स ऑफ एंडोरेंस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी, नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है, यानी क्या एक्टिविटी की क्या प्रकृति है उसकी। और दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। दूसरा इसमें मैं बता दूं, क्योंकि इसके टाइप्स भी हैं तो वो भी आपको पढ़ने हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी मतलब कोई एक्टिविटी हम ड्यूरेशन, कुछ टाइम लिमिट में होंगे। और बेसिक, और पहला जो है इसमें वो है नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी पहला जो टाइप है नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें पहला जो टाइप है वो है बेसिक एंडोरेंस। बेसिक एंडोरेंस को हम एरोबिक एंडोरेंस भी बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के साथ हम एक्टिविटी करते हैं, और मेनली ये 30 मिनट की एक्टिविटी होती है, 30 मिनट का वर्कआउट होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए जनरल है। जनरल में, बेसिक में सामान्य तौर पे सभी एक कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, वो एरोबिक और अनएरोबिक दोनों हो सकती है। देखिए पहले वाले में मैंने आपको बताया था बेसिक में कि ये एरोबिक होती है, यानी ऑक्सीजन के साथ, मतलब कोई एक्टिविटी करें तो हम ऑक्सीजन लेतेंगे और छोड़ेंगे। ये दोनों तरीके की हो सकती है, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों हो सकती है। जनरल हमको एंडोरेंस को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक एंडोरेंस। स्पेसिफिक एंडोरेंस यानी आप समझिएगा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के रिलेटेड,
जैसे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, स्पेसिफिक जो आपका इंडोरेंस होता है वो जैसे रेसलिंग है या कॉम्बैट गेम्स हैं, वो 3 राउंड्स के अकॉर्डिंग अपना इंडोरेंस बना रखते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए 3 राउंड, वो 3 राउंड की जगह वो 4-5 राउंड चला जाए, तो वो उनका इंडोरेंस उतना कैपेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस 3 राउंड के अकॉर्डिंग की है। तो गेम का प्रारूप, गेम की टाइमिंग कहीं ना कहीं स्पेसिफिक इंडोरेंस को निर्धारित करता है। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ड्यूरेशन का मतलब आप टाइम से रिलेटेड समझ जाइए। जो पहला जो टाइप है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी में, वो स्पीड इंडोरेंस। स्पीड इंडोरेंस में कहा गया है, स्पीड इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग इन एक्टिविटीज़ लास्टिंग अप टू 45 सेकेंड। यानी जब कोई व्यक्ति 45 सेकेंड तक अपनी थकावट को डिले कर सके, रोक सके, उसको रोकने की वो जो क्षमता है उसको हम बोलेंगे स्पीड इंडोरेंस। एक दूसरा है इसमें शॉर्ट टर्म इंडोरेंस। ये शॉर्ट टर्म इंडोरेंस है 45 सेकेंड से लेके 2 मिनट्स के बीच हम अपनी थकावट को रजिस्ट करें, प्रतिरोध करें, उस अवस्था में अपने आप रेस को तैयार रखें। जैसे 800 रेसेस में 45 सेकेंड से लेकर 2 मिनट के बीच वो अपनी थकावट को प्रतिरोध कर सके, उस अवस्था में भी वो रनिंग कर सके। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म इंडोरेंस। इसके बाद 2 और भी है टाइप्स, जैसे कि इसमें देखिए मिडिल टर्म इंडोरेंस। जो मिडिल टर्म इंडोरेंस है वो 2 से 11 मिनट के लिए है, अपने आप को एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना और बिना थके। ये रेसेस कौन सी हो सकती हैं? 1500 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इंडोरेंस। लॉन्ग टर्म इंडोरेंस ये 2 से, यानी समझिएगा ये लास्ट जो 11 है, 11 से ज़्यादा के लिए है। 11 मिनट से ज़्यादा की जो भी एक्टिविटी होंगी उसमें ये इंडोरेंस देखा जाता है लॉन्ग टर्म। जैसे मैराथन, जैसे कि 5000 मीटर रेस, 3000 रेस, है ना। तो 11 मिनट से ज़्यादा, क्रॉस कंट्री, मैराथन, इस तरीके रेसेस इसमें आती हैं। अब इसको डेवलप कैसे किया जाए, यानी इंडोरेंस को कैसे डेवलप किया जाए? तो डेवलप करने के लिए इंडोरेंस के 3 मेथड हैं। एक है कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, दूसरा है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और तीसरा है आपका फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। तीसरा इसमें देख सकते हैं आप, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, तो हम पहले की तरफ जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। देखिए कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड नाम से ही आप समझ गए होंगे। कॉन्टिन्यूअस जो ट्रेनिंग मेथड है, इसमें क्या होगा, ये बेस्ट ट्रेनिंग मेथड है। इसमें हम लगातार लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक बिना ब्रेक लिए हम अपनी एक्टिविटी को पूरा करते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसमें होगा क्या, जब लॉन्ग टाइम तक हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ेगी। कितनी हो जाएगी? 140 से 160 के बीच। मतलब उस समय जो हमारी कंडीशन होगा ये होगी कि हम अगर क्रॉस कंट्री रेस कर रहे होंगे, तो क्रॉस कंट्री जब हम रेस कर रहे होंगे तो हमारा जो हार्ट रेट है वो 140 से 160 बीट्स पर मिनट हो गया होगा। तो इसमें कम से कम आपको 30 मिनट, है ना, 30 मिनट तक कम से कम आपको दौड़ना ही दौड़ना है। इस रेस के फ़ायदे क्या हैं? देखिए फ़ायदा क्या है, ग्लाइकोजन बनेगा। ठीक है, ये भी समझ, ग्लाइकोजन की जो मात्रा है बॉडी मसल्स में वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो एफिशिएंसी है इंक्रीज़ होगी हार्ट की और लंग्स की एफिशिएंसी। इसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे वो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है। देखिए इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का मतलब कहा गया कि आप कॉन्टिन्यूअस ना दौड़ के बीच में ब्रेक ले लेके रनिंग करें। देखिए हुआ क्या कि जब कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड आया तो इसके बाद आया इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अब इस ट्रेनिंग मेथड में कहा गया, देखिए बिकला के अकॉर्डिंग, देखिए ये ट्रेनिंग मेथड में क्या किया गया, बिकला एक फेमस कोच थे फिनलैंड के, इन्होंने इसको 1920 में इसको इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने कहा देखिए अब हम लगातार ना दौड़ के इसमें ब्रेक लेके, मतलब छोटा छोटा ब्रेक लेके, छोटे छोटे बार, छोटे छोटे टाइम हम इसको रन करेंगे। इन्होंने इसको ट्रेस ट्रेनिंग मेथड बोला। इसको इंटरवल ट्रेनिंग को मेथड को क्या बोला? ट्रेस ट्रेनिंग मेथड। आप देख सकते हैं TERRACE, ट्रेस ट्रेनिंग इसको बोला। इसमें कहा कि आप जो है जो जैसे कि इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि 400 मीटर 10 to 20 टाइम्स डेली अगर हम रनिंग करें, है ना, यानी कहा 400 मीटर अगर आपको रेस करनी, 400 मीटर रेस करनी है तो 400 मीटर आप 10 to 20 टाइम करें। एक बार दौड़े, फिर 2 बार से, ऐसे 10 ब्रेक ले लेके, ना कि एक साथ दौड़ने से। 10 से 20 माइल्स दौड़ने से अच्छा है कि 10 से 20 टाइम दौड़े। उससे कहते हैं कि कैपेसिटी बढ़ती है और वर्क जो होता है वो आसानी से होता है। मतलब आपकी जो इंटरवल जो
एंडोरेंस क्षमता है वो बढ़ेगी, जो आपका एंडोरेंस है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे जैकोपैड का भी यही कहना है, जेटोपैक भी इसी के बारे में कह रहे हैं कि भाई देखो आप 60 डेली अगर आप रन करें 60 टाइम, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ भी हार्ट रेट बताया गया 150 से 180 के बीच हो जाएगी, वहाँ पे जो हार्ट रेट था वो 140 से 160, क्योंकि यहाँ इंटरवल ट्रेनिंग है तो हम ब्रेक लेके हम रनिंग करेंगे और स्पीड जो होगी हमारी वो 80% इंक्रीज़ होगी और हम इस तरीके से अपने आप को परफॉर्म करेंगे। तो एडवांटेज भी लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हम शॉर्ट टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे और वर्कआउट ज़्यादा होगा कम समय में, हम ज़्यादा एफर्ट करेंगे, यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी अच्छी से। यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो हार्ट डिसीज़ और कैंसर जैसे रोग भी देखने को मिलते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। देखिए फार्टलेग का मीनिंग पहले समझिए। फार्टलेग का मतलब होता है स्पीड प्ले। फार्टलेग मीन्स स्पीड प्ले। कहीं पे यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, स्पीड प्ले कहा गया। फार्टलेग मीनिंग होती है स्पीड प्ले। तो फार्टलेग एक स्वीडिश वर्ड है। फार्टलेग का मतलब होता है स्पीड प्ले, ठीक है। तो अब स्पीड प्ले में इंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए है। इसमें हम करते क्या, देखिए इसमें हम करते क्या हैं, हम इसमें नेचर का हेल्प लेते हैं। इसमें हम प्री प्लान नहीं करते हैं, हम नेचर का सारे, मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि अब कोई हम पहाड़ी क्षेत्र में गए और वहाँ पे रिवर्स हैं, हिल स्टेशंस हैं, फॉरेस्ट हैं, है ना, ग्रासी ग्राउंड्स हैं, है ना, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हम वहाँ पे रन करते हैं। और जब हम रन करते हैं उसमें हम अपने डिसिप्लिन पे रन करते हैं, मतलब तेज़ दौड़ना है, धीमे दौड़ना है, जैसा भी है अपने ऊपर। और जहाँ पे हार्ट रेट 140 से 180 है, जहाँ पे ऊंचाई होगी वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगेगा, जहाँ पे हमको नीचे उतरना होगा वहाँ पे कम। तो पहाड़ों पे ऐसी कंडीशन जहाँ नेचर के करीब हों, जैसे रिवर के करीब या समुद्र के करीब रन करना, इस तरीके की ट्रेनिंग को इन्होंने कहा कि ये अच्छी ट्रेनिंग मेथड है और इससे आपका इंडोरेंस इम्प्रूव होगा। देखिए यहाँ पे वार्मिंग अप करना है, जैसे स्टार्टिंग में वार्मिंग अप आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये हम रनिंग स्टार्ट करेंगे तो ये पूरी रनिंग हम जो है पहाड़ी हिल स्टेशंस पे कंप्लीट करेंगे। ये मेथड जो है कहीं ना कहीं हमारी एरोबिक और एनएरोबिक दोनों कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम पहाड़ों पे एक साथ जब हम रनिंग करेंगे ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ने के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। हम नीचे की तरफ आएंगे तो हम स्प्रिंट रन कर सकते हैं, एनएरोबिक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी मेथड कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्पीड। स्पीड कंपोनेंट्स आपको पढ़ना। देखिए स्पीड कहते किसको हैं, देखिए स्पीड के बेसिक मीनिंग आप समझिएगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से पहुंच जाना, कम से कम समय में पहुंच जाना। स्पीड इज़ द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। कम से कम समय में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाना, उसको हम बनाएंगे स्पीड, गति। अब देखिए स्पीड के टाइप्स पढ़ लेते हैं। देखिए इसके बेसिक 5 टाइप हैं। तो पहला जो टाइप है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया क्षमता। देखिए प्रतिक्रिया क्षमता 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल, जिसमें हमें पहले से पता रहता है कि ये हमको रिस्पॉन्स करना है, और दूसरा होता है अचानक से। देखिए रिएक्शन जो होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिंपल वाले में, सिंपल इट इज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली इन ए ऑलरेडी डिटरमाइंड मैनर टू नो द सिग्नल। सिग्नल को जानते हुए हम पहले से जान जाते हैं, जैसे ऑन योर मार्क सेट एंड गो, पहले से आपको पता है, तब हमको रिएक्शन देते हैं। उस कॉम्प्लेक्स कहता हो अचानक से, आपको एक्सेप्ट भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको अचानक से कोई सिग्नल मिल सकता है। जैसे कि आप क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हो और बॉलर आपके सामने कोई बॉल फेंक दे, बाउंस फेंक दे अचानक से, तो इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी बोलते हैं। तो इसके बाद हम दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब हम अपनी गति को एक्सेलरेट करें। कहाँ से एक्सेलरेट करें, जीरो से बढ़ा लें, अधिकतम कर लें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम एक वन पोजीशन, जो हमने स्टार्टिंग पोजीशन की थी जो जीरो थी, लो स्पीड से स्टार्ट करते हैं और स्पीड को बढ़ाते रहते हैं 1 2 3 4, जो भी आपकी एबिलिटी है, तो उसको हम रिएक्शन एबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड का मीनिंग जो सिंपल है, उसका मतलब है जब हम मूवमेंट में अपनी स्पीड को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे कि एक बॉक्सर मूवमेंट स्पीड अगर ना दिखे तो वो अपोनेंट प्लेयर से हो सकता है उसको जीत ना मिल सके। इट इज़ द एबिलिटी टू डू
ए मूवमेंट इन ए मिनिमम टाइम, कम समय लेके अपना मैक्सिमम पंच सामने वाले पे करना है, और इसको हम बोले मूवमेंट स्पीड। जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, इस तरीके के गेम्स में देखना। लोकोमोटर एबिलिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड दिखानी है और मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस तक, यानी आपकी स्पीड जो है मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम टाइम तक, उसको बोलते लोकोमोटर। कोई स्पीड आपने कोई भी स्पीड रखी XYZ, वो स्पीड लंबे समय तक, उसको हम बोले लोकोमोटर एबिलिटी। और इसमें लास्ट है स्पीड इंडोरेंस, यानी कि स्पीड के साथ इंडोरेंस को भी मेंटेन रखना। ठीक है, इंडोरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था सहनशीलता, यानी स्पीड के साथ और वो स्पीड कैसी, जब हम थक जाएं उस समय भी अपनी स्पीड को बरकरार रखना। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विद हाई स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग की कंडीशन में, थकावट की कंडीशन में भी अपनी ये हाई स्पीड को मेंटेन रखना, उसको हम बोलेंगे स्पीड इंडोरेंस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है स्पीड के मेथड दो, अच्छा, इम्प्रूविंग मेथड फॉर डेवलपिंग स्पीड को डेवलप करने के दो मेथड हैं, एक एक्सेलरेशन और पेस, दो मेथड हैं। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेट करना, आपने वहाँ टाइप्स में भी पढ़े थे। देखिए एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मेथड्स टू डेवलप स्पीड को डेवलप में पहला जो मेथड है वो है आपका एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए एक्सेलरेशन का मतलब आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो जीरो थी। स्टार्टिंग पोजीशन मतलब स्टार्टिंग स्पीड जीरो थी। अब आपने एक्सेलरेट किया, 1 2 3 रन दौड़ना शुरू किया, तो जो स्पीड आपकी बढ़ेगी उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये मेथड कहते हैं, इस मेथड से आपकी स्पीड बढ़ेगी, यानी स्पीड जो इम्प्रूविंग मेथड ऑफ स्पीड है उसमें स्पीड को बढ़ने को कहा गया है कि इस मेथड से हम जीरो से आगे जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तेज़ फास्ट रन करने की, उससे हमारी इम्प्रूव होगा हमारा स्पीड। इसके बाद यहाँ पे लिखा भी है कि आप बीच में रिपीटेड रन करें, बीच में ब्रेक ले लें, ठीक है, इंटरवल ले लें, फिर इसके बाद रन करें, और 6 to 12 बार आप कम से कम कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है वो मेथड है पेस मेथड। पेस का मतलब होता है एक ही गति से रन करना, पेस मेथड। ठीक है, पेस रन बोलते हैं। जैसे कि आप देख समझिएगा, एक कोई भी आप पेस ले लीजिए, जो भी आपका पेस है, मतलब आप जब रनिंग करेंगे तो हम पेस ही बोलते हैं जब आप रनिंग करें। और कोई भी एक पेस ले लें, टाइमिंग ले लें कि हम 800 मीटर 2 मिनट में दौड़ेंगे, तो अगले 800 मीटर भी लगभग 2 मिनट में ही दौड़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इस तरीके से जैसे 800 मीटर आप रन कर रहे हैं तो 400 मीटर आप किस टाइमिंग में क्रॉस कर रहे हैं, और फिर अगले 400 मीटर, अगर ये 400 मीटर आप 2 मिनट में क्रॉस कर रहे हैं तो अगले भी 2 मिनट में क्रॉस होने चाहिए। इसको बोलते हैं पेस रन्स, पेस रेसेस। ठीक है, तो आप समझिएगा, यहाँ पे मैंने शायद इसका एग्जांपल आपको, हाँ, एक एग्जांपल समझिएगा पेस रन का। अगर 800 मीटर आप रन कर रहे हैं तो एक पहला आपने 1 मिनट 40 सेकंड में निकाला, पहली जो आपने 400 मीटर थे, और फिर दूसरा जो आपने 400 मीटर वो निकाला आपने, देख सकते हैं आपने यहाँ पे लिखा है कि 49 सेकंड में। तो यहाँ पे पहले, सॉरी, टोटल आपका है, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा समझिए, टोटल जो 800 मीटर आपने निकाला पेस रेस में वो 1 मिनट 40 सेकंड में, लेकिन फर्स्ट जो 400 मीटर थे वो 49 सेकंड में थे, दूसरा जो 400 मीटर था वो 51 सेकंड में। इसी को हम बोलते हैं पेस रेस। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं पेस रेस। आप समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति अगर पूरा टाइम 800 मीटर में 1 मिनट 40 सेकंड ले रहा है, तो पहले जो 400 मीटर थे उसने 49 सेकंड में पूरे किए, दूसरे जो 400 मीटर है वो 51 सेकंड में पार किए। एक यहाँ पे समझिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी 49 50 51, यानी लगभग 2 सेकंड का यहाँ पे डिफरेंस आया। लेकिन आप जब हम रन करेंगे तो लगभग ऐसे ही आपको रन करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको पढ़ना है टॉपिक, उसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस का। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल इन द जॉइंट। जॉइंट्स का मैक्सिमम रेंज तक जाना, अधिकतम रेंज तक जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप कितने हैं? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी के 2 टाइप हैं, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव के यहाँ पे 2 और टाइप्स हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो इन सबको हम पढ़ेंगे टाइप्स के साथ। देखिए, पहला जो पैसिव है, पैसिव का मतलब होता है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का जो टाइप है उसमें हम क्या जो मूवमेंट करेंगे
वो हम एक्सटर्नल हेल्प के साथ करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति आपके हाथ को स्ट्रेच करे, हेल्प, कोई व्यक्ति आपका पार्टनर, तो हम उसको पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। दूसरा दूसरा जो है एक्टिव है। एक्टिव में वो खुद से ही करेगा, वो बिना एक्सटर्नल हेल्प के वो इस फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिविटी को करेगा। जैसे कि उसमें क्या था, पैसिव में क्या था कि आपको हेल्प चाहिए थी किसी व्यक्ति की, तब आप स्ट्रेचिंग करेंगे। इसमें विदाउट एक्सटर्नल हेल्प आपको एक्टिविटी का कोई भी हो सकता है। जैसे इसमें लिखा है टू डू स्ट्रेच विदाउट एनी हेल्प ऑफ पार्टनर लिखा है, तो आपको कोई भी स्ट्रेच कर रहे हो आप, चक्र आसन करना चाहते हो या फिर कोई भी ऐसा आसन जिसमें स्ट्रेचिंग हो, उसमें आप सेल्फ करें बिना पार्टनर के, उसको हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। अब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसके दो पार्ट हैं, एक है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक क्या मतलब हुआ, स्थिर अवस्था में हम अपने आप को स्ट्रेच करें। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये जो पिक्चर में वो स्टैटिक पोजीशन है, इसमें ये बैठे हैं और अपने पैर को टच कर रहे हैं, स्टैटिक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। जैसे सिटिंग हो गया, लेइंग हो गया। दूसरा देखिए डायनेमिक, इसमें मूवमेंट आएगा, हम मूवमेंट के साथ ये करेंगे, लंबे समय तक परफॉर्म करेंगे, तो ये भी ज़रूरी है। जैसे कि इसमें क्या है, जैसे कि इसमें मूवमेंट का मतलब, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है हम कोई भी एक्सरसाइज करें जैसे जॉगिंग, रनिंग, इसमें डायनेमिक स्ट्रेचिंग होती है। अब इम्प्रूविंग मेथड्स पढ़ लेते हैं। इम्प्रूविंग मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए पहला है बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड में हम रिदमिक मूवमेंट करते हैं। जैसे बैलिस्टिक मूवमेंट कौन से हैं, जैसे मार्च पास्ट करना। जैसे बैलिस्टिक मेथड, द मेथड इज परफॉर्म्ड विद ए स्विंग इन रिदमिक वे, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट, जैसे कि हम मार्च पास्ट करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें रिदम हो, उसको बैलिस्टिक मेथड बोलते हैं। और ये मेथड किसका है, ये मेथड है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट देखिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड में हम, स्टैटिक का मतलब होता है कि स्थिर अवस्था, एक ही सिंगल पोजीशन में अपने आप को स्ट्रेच करें, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक में जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो हमारा मूवमेंट में होता है, ठीक है। तो इसमें जो रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ेगा, मोशन में होगा, वो मोशन में होगा, मूवमेंट में होगा। जैसे कि हम मार्च पास्ट करें, है ना, और भी कोई एक्टिविटी करें जिसमें जैसे जिम्नास्ट आपने देखा होगा वो सब, तो इस तरीके से हम वो मूवमेंट में करें। और लास्ट वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, PNF, इसको शॉर्ट फॉर्म में PNF बोलते हैं, यानी प्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फिल्ट्रेशन टेक्निक्स। इस टेक्निक में क्या करते हैं, हम जो है पार्टनर की सहायता से हम पहले जो जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ का इम्प्रूव करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके जो भी लिम्स को हम फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करना, उसको होल्ड करना है। फिर ये इस तरीके से हमको रखना है कि 10 सेकंड तक होल्ड करके फिर उसको रिलैक्स देना है, इस तरीके फिर पुश करना है। इस तरीके से उसके फ्लेक्सिबिलिटी को हम इंक्रीज़ करते हैं। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, PNF का मीनिंग तो प्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फिल्ट्रेशन टेक्निक्स बोलते हैं इसको। और इससे फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा बार, सबसे अच्छी मतलब ये बात है कि सबसे ज़्यादा देखा गया है कि बढ़ती है। ये प्रोसीजर 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। तो प्रोसीजर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, इसमें स्ट्रेचिंग करना है हेल्प से। अब इसके बाद जो लास्ट आपका टॉपिक है, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी के यहाँ पे पूरा मैंने एक दिया है फ्लो चार्ट। देखिए यहाँ पे इम्प्रूविंग मेथड्स हैं, जैसे स्लो स्ट्रेचिंग हो गया, स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्ड हो गया, डायनेमिक स्टैटिक इसी के पार्ट में है, और बैलिस्टिक हो गया। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं PNF, प्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फिल्ट्रेशंस, ये है। और इसके बाद हमको लास्ट में पढ़ना है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। ये लास्ट टॉपिक है आपका, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। देखिए कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को आप समझिएगा, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, तालमेल बिठाना। तो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी तालमेल बिठाने को कहते हैं। अब तालमेल ये एक्यूरेसी के ऊपर होती है आपकी, ठीक है। कैसी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे वो रिदमिक हो या फिर एक फ्लो में हो, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन के ऊपर होता है। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी अगर देखा जाए तो हम किसी बीट पे या किसी की रिदम पे, है ना, हम जैसे कि बॉल को पास करते हैं अपने अपोनेंट प्लेयर को, अपने साथी को, या तो ये कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के थ्रू होता है। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी देखा जाए तो इसको हम एजिलिटी के रूप में ही जानते थे, 1980 के बाद इसका नाम चेंज किया गया। तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है क्या, और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी से फ़ायदे क्या हैं। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी हर गेम्स में रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि किसी गेम में आपको अच्छी एक्यूरेसी दिखाना है, रिदम दिखाना है, बॉल को अपने प्लेयर को पास करना है, तो ये सारे रिदम
और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। अब कोऑर्डिनेशन एबिलिटी देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ये पूर्णतः गति के साथ परफॉर्म करता है, मूवमेंट को चेंज करना, मूवमेंट में और अपने आप को बैलेंस में रखना, तो ये होता है अपने आप को बैलेंस और बिना बैलेंस खोले। तो इसका अगर सीधे सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करो, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली एंड इफेक्टली प्रभावी रूप से, या फिर हम बोलें कि तेज़ी के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज करना और बिना किसी बैलेंस को खोए हुए। ये 7 तरीके की होती हैं। पहला देख सकते हैं ओरिएंटेशन। पहला कौन सा है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है यहाँ पे स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप, ग्रेविटी और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, इसको बोलते हैं हम ओरिएंटेशन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि बॉल को कैच करना, बॉल को अगर हम कैच करने के लिए जाएंगे तो ऑब्जेक्ट यानी बॉल के साथ अपने आप को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी हम वो बॉल को कैच कर पाएंगे। तो बात समझ में आ गई ओरिएंटेशन का। कपलिंग नेक्स्ट है आपका कपलिंग। कपलिंग का मतलब होता है जहाँ पर दो बॉडी पार्ट्स एक साथ मूव करते हो और दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की जो रिदम है वो एक जैसी हो। सेकंड है कपलिंग। कपलिंग इज द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट, जैसे बॉक्सिंग। इस वर्ष ये क्वेश्चन आया भी था, यानी 2022 के जो क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन आया था, 22-23 के जो क्वेश्चन पेपर जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कपलिंग किस में रिक्वायर होती है। तो कपलिंग जहाँ पे दो बॉडी पार्ट एक साथ कंबाइन करके वर्क करें, जहाँ पे बॉक्सिंग में हाथ और पैर दोनों एक साथ वर्क करते हैं। इसके बाद रिएक्शन एबिलिटी आपने पढ़ा था स्पीड में भी, स्पीड के भी टाइप में है ये, और यहाँ पे इम्प्रूव मेथड में है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन 2 प्रकार के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपको पहले से पता होता है कि कौन सा अगला संदेश होगा, अगला क्या रिस्पॉन्स सिग्नल होगा, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में आपको पता नहीं होता है और क्विक रिस्पॉन्स आपको देखना होता है। एट अ टाइम कोई भी सिग्नल हो सकता है। इसके बाद देखिए बैलेंस एबिलिटी। नेक्स्ट है आपका बैलेंस एबिलिटी। देखिए बैलेंस एबिलिटी में अपने आप को बैलेंस करना है। ड्यूरेशन, कोई भी ड्यूरेशन होता है, कोई भी क्विक मूवमेंट हो उसमें अपने आप को कंट्रोल करना है, पोजीशन में रहना है, इसी को हम बोलेंगे बैलेंस एबिलिटी। इसके बाद रिदमिक देखिए रिदमिक का मतलब यहाँ पे रिदम का मतलब आप सब समझते होंगे। रिदम का मतलब यहाँ पे ऐसी रिदम से है जहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा कि एरोबिक जब हम एक्सरसाइजेज करते हैं तो वहाँ पे कोई म्यूज़िक बजा दिया जाता है, उस पर अपने आप को एडजस्ट करना है। जैसे कि स्विमिंग के समय हम अपने आप को कोऑर्डिनेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो दोनों हाथ चलते हैं और पैर चलते हैं, इसको हम रिदमिक बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती, ये बातें आप समझ में आ गई होंगी। तो रिदमिक भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे उसमें, जैसे स्केटिंग हुआ तो आपको बैलेंस करना होता है। और इसके बाद सेकंड लास्ट है अडेप्टेशन एबिलिटी एक देखा जाए तो अडेप्टेशन एबिलिटी ऐसी एबिलिटी है जो मूवमेंट को देखते हुए चेंजेस कर लेना, मूवमेंट को देखते हुए मतलब ऑब्जेक्ट को देखते हुए अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन, यानी अडाप्ट कर लेना, या फिर बोले हम अनुकूलन कर लेना, इसी को बोलते हैं। और लास्ट में है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। ये डिफरेंशिएशन एबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और ये देखा जाए तो ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जो जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन के अंदर ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जैसे MS धोनी का विकेट कीपिंग करना, तो विकेट कीपिंग करना तो सभी प्लेयर्स ने देखा होगा कि उनकी एक्यूरेसी यानी डिफरेंशिएशन, उनके एक्सपीरियंस और एक्यूरेसी बढ़ जाती है जब हम इस तरीके की एक्टिविटी या एक्सपीरियंस की एक्टिविटी के तहत आते हैं। देखिए इसके बाद कोऑर्डिनेशन एबिलिटी इस तरीके से यहाँ पे लिखा भी है। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के ये 7 चरण भी आप देख लीजिएगा। ओरिएंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो ओरिएंटेशन होता है वो कंडीशन के स्पेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना होगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन मैंने अभी लास्ट में अभी बताया, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। कपलिंग यहाँ पे हाथ और पैर का बराबर से चलना कपलिंग का, जैसे मार्च पास्ट का। रिदमिक भी मैंने अभी आपको बताया, रिदमिक में जैसे स्विमिंग करना और स्केटिंग करना, ये रिदमिक में आ जाएगा। इसका एग्जांपल है रिएक्शन एबिलिटी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में अभी मैंने बताया। फिर इसके बाद बैलेंस, और ये जो एप्लीकेशंस बताएं जो इसमें बैलेंस एबिलिटी भी साथ में है। ये 7 प्रकार के होंगे और इस तरीके से ये चैप्टर भी पूरा हुआ। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।